नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी, शो है बात भारत की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हम सभी से जुड़ा हुआ है। देश के आम लोग इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। मुद्दा है प्रदूषण का, खासकर वायु प्रदूषण का। हम दिल्ली में रहने वाले लोग नवंबर आते ही इस तरीके के स्मॉग में रहना शुरू कर देते हैं और जिसे हमने नियति मान लिया है। क्या कर रही हैं सरकारें? क्या ये प्रदूषण हमें प्रभावित कर रहा है? क्या आने वाले सालों में हम सभी की जो स्वास्थ्य पे इसका क्या असर होगा? ये जानने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक विशेषज्ञ। उनका नाम है सुनील दहिया। सुनील जी एक स्वतंत्र संगठन एनवायरो कैटलिस्ट के साथ काम करते हैं, उसके फाउंडर हैं, लीड एनालिस्ट हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। थैंक यू मीनाक्षी। मेरे साथ इस बारे में और बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरी सहकर्मी वायर की हेल्थ रिपोर्टर बनजोत कौर। बनजोत, आपका स्वागत है। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपके साथ बातचीत शुरू करूंगी। हम देखते हैं जैसे ही अक्टूबर का महीना बीतता है, जाड़े की आहट होती है। खास तौर पर दिल्ली एनसीआर और आसपास का जो क्षेत्र है, इसमें प्रदूषण तुरंत बढ़ जाता है। लगातार जिम्मेदार ठहराया जाता है पटाखों को, पर पटाखे या फिर जो बाकी के कारण बताए जाते हैं वो एक समय के लिए होते हैं। अगर हम देखें तो कई रिसर्च आई हैं, कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि इन 2-4 हफ्तों को या इस 4 से 6 हफ्ते के पीरियड को छोड़कर भी पूरे साल भी दिल्ली का जिस AQI को हम कहते हैं कि जिससे हम वायु गुणवत्ता जो है उसको मेजर कर रहे हैं, वो कोई बहुत बेहतर नहीं होती। तो जब हम प्रदूषण को देखें तो सिर्फ हम इस 1 महीने या 1.5 महीने के पीरियड से हटाकर पूरे साल की स्थिति में कैसे देखें? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। क्योंकि शो का नाम भारत की चर्चा है, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, ये दिल्ली की मुसीबत या दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ पूरे भारत भर में लगभग, और ख़ास करके उत्तर भारत के सभी राज्यों में ये स्थिति जो हम दिल्ली में आज झेल रहे हैं वैसी ही लगभग स्थिति बनी हुई है। तो ये एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी के जैसे है। दूसरा, जब बात आती है कि ये दयनीय है कि पिछले 2001 से दिल्ली में वायु प्रदूषण की बात हो रही है, काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन आज 25 साल बीत जाने के बावजूद भी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक गिना जाता है, देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक गिना जाता है। और अगर दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, जिस जहाँ पर प्रदूषण की 25 साल से बात हो रही है, वहाँ अगर आप प्रदूषण को कम नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी शहरों की बात करना थोड़ा सा बेईमानी हो जाता है। तो इसलिए शायद दिल्ली पर ज़्यादा फोकस आता है, और दिल्ली में अगर कुछ होगा तो दूसरे शहर सीखेंगे। अब प्रदूषण जो साल भर की बात है कि साल भर पोल्यूशन रहता है, प्रदूषण रहता है, तो ये बात सच है कि सिर्फ मानसून के महीनों को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि मानसून के महीनों में जब बारिश आती है, पानी का छिड़काव होता है, प्रदूषण कुछ नहीं है, ये धूल के छोटे 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 कण हैं, और जब उसके ऊपर पानी की बारिश होती है तो वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कि सिर्फ मानसून के महीनों को अगर हम छोड़ दें, बाकी हर समय लगभग दिल्ली और आसपास उत्तर भारत की हवा काफ़ी हानिकारक रहती है स्वास्थ्य के लिए। और इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम समझें और इस पर चर्चा ज़्यादा करें कि ठीक है, अक्टूबर के बाद हम बिल्कुल एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन में चले जाते हैं, जी। क्योंकि जो प्रदूषण है, जो इनविजिबल है, वो विजिबल हो जाता है, दिखने लगता है प्रदूषण, और सारी चीज़ें दिखना बंद कर देती हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि ये एक जो समस्या है पूरे साल भर रहती है, इस पर साल भर चर्चा हो। इसमें जो सोर्सेज होते हैं, अभी एपिसोडिक सोर्सेज, चाहे फायर क्रैकर पटाखे जलाना है या पराली जलाना है, उन पर बात हो, उनको कम किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे और प्रदूषण के सोर्सेज हैं जिन पर बात होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं कि पूरे साल स्थिति खराब रहती है, पर जब हम AQI जो हम जिससे मेजर कर रहे हैं कि गुणवत्ता कितनी है कितनी नहीं है, क्या एक औसत जो निकाला जाए पूरे साल का दिल्ली को और NCR को लेकर जो आसपास के इलाके, वो क्या रहता है? देखिए, दिल्ली का अगर औसत निकाला जाए तो लगभग 100 के आसपास ये पिछले 4-5 साल में रहा जबकि है। आदर्श स्थिति 50 कहती है। आदर्श स्थिति के हिसाब से जो एनुअल PM2.5 का कंसंट्रेशन होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है 5 माइक्रोग्राम होना चाहिए। जी। 5 माइक्रोग्राम से ही स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। भारत के मानक के हिसाब से, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो कि 2009 में बनाया गया था, जबकि इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई थी वायु जी। प्रदूषण पर, तो उस समय कहा गया था कि साल भर में आपका प्रदूषण 40 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से हम देखते हैं तो दिल्ली का जो प्रदूषण है, दिल्ली के आसपास के इलाकों का प्रदूषण, वो हमारे भारत के मानक से ही लगभग 2.5 गुना रहता है पूरे साल भर। और सर्दी के महीनों में तो ये काफ़ी 10 गुना 20 गुना भी हो जाता है। तो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानक के हिसाब से, उनकी गाइडलाइन के हिसाब से देखें तो वो 5 माइक्रोग्राम कहते हैं।
तो ये काफ़ी हानिकारक स्थिति, और ऐसा मानसून में भी काफ़ी रेयरली होता है कि हम डब्ल्यूएचओ के मानक के लगभग पास आसपास पहुंच पहुंचते पाएं। हो, भारत के मानक को हम मानसून के महीने में रीच उससे कर उसके जाते हैं नीचे जी। लगभग आ जाते हैं। बंजोत, मेरा आपसे सवाल है, आप इतने समय से स्वास्थ्य को लेकर रिपोर्टिंग कर रही हैं, बढ़ते सालों के साथ में, जैसे सुनील जी बता रहे हैं कि हम देखते हैं कि 25 सालों से वायु प्रदूषण की समस्या है, आप देश के विभिन्न हिस्सों में रही हैं, आप जब देखती हैं वायु प्रदूषण का प्रभाव, तो आप क्या पाती हैं कि इसने किस तरीके से आम जनता को प्रभावित किया है? किस तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं हम देख रहे हैं समय के साथ में? लोग समझते हैं कि नहीं, 2 महीने से कुछ नहीं होता, पर क्या इम्पैक्ट जो है उनकी स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, खास तौर पर बच्चे और बुजुर्गों को लेकर? देखिए, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव लोग ऐसे देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, मौत हो गई, तो लोगों को वो इम्पैक्ट दिखा। कोविड का इन्फेक्शन हुआ, मौत हो गई, लोगों को इम्पैक्ट दिखा। पर पॉल्यूशन की खास बात यह है कि हम सब लोग थोड़े थोड़ा जहर रोज़ ले रहे हैं, एंड वी आर ऑल डाइंग अ स्लो डेथ। वो जो फैक्टर्स हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं, वो आज नहीं मारेंगे, अचानक से नहीं मारेंगे, पर वो हमारी हेल्थ को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ख़राब कर रहे हैं। अब अगर आप भारत सरकार का ये स्टैंड है, और ये कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है 2017 से, एटलीस्ट आपको बोल सकते हैं कि कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो ये कहे कि एयर पॉल्यूशन से मौत होती है। 2017 में भी यही था, 2023 तक मैंने देखा पार्लियामेंट में सवाल किया गया, और वो कहती है कि एयर पॉल्यूशन का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है, इसके लिए कोई डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं है। पर ढेर सारा ऐसा डेटा है, ढेर सारी ऐसी रिसर्च है। अगर डब्ल्यूएचओ का ही डेटा मुझे कोट करना हो तो 2019 तक का उनका डेटा है, वो कहता है कि करीब 8,90,000 मौतें भारत में 2019 में एयर पोल्यूशन से हुई, जिसमें से सबसे ज़्यादा मौतें 4 लाख लोगों के हार्ट अटैक में एयर पोल्यूशन के कारण हुई। सीओपीडी यानी कि जो पल्मोनरी डिजीज़ है, जो कि लंग्स को इम्पैक्ट करती है, सांस से जुड़ी बीमारियां जो होती हैं। वो थोड़ा सा अलग है। ये लंग्स को, जो सांस से अलावा बीमारियां हैं, वो 2 लाख हुई, सीओपीडी जिसको बोलते हैं। स्ट्रोक 1.36 लाख हुए, और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो अन्य सांस की बीमारियां हैं 1.26 लाख हुए, और लंग कैंसर 16,000 हुए। तो 8,90,000 मौतें तो हमने 2019 में देखी, और 2010 से 2019 के बीच ये हर साल होने वाली मौतों का आंकड़ा करीब करीब 3 से 8 लाख का है। ये सिर्फ आंकड़े हैं। अब आंकड़ों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है, ये आपसे आगे चर्चा की जा सकती है। पर भारत सरकार का ये कंसिस्टेंट स्टैंड है कि एयर पोल्यूशन से कोई मौत नहीं होती। भूल जाइए आप आंकड़ों को, आप इस कमरे से बाहर निकलिए, आप बाहर देखेंगी तो आपको एक हेज दिखेगा। जी। अब ये बड़े कॉमन सेंस की बात है कि उस हवा में अमृत तो मिला नहीं हुआ है, स्वाभाविक रूप से उसमें जहर मिला हुआ है, और वो जहर हमें थोड़ा थोड़ा करके रोज मार रहा है। तो अगर डेटा नहीं है तो वो डेटा, और एक यहाँ जरूरी बात जो आखिरी में इस सवाल के जवाब में जोड़ना चाहेंगे, वो ये कि भारत सरकार के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर द्वारा ही एक स्टडी आज के 3-4 साल पहले की गई थी। स्टेट वाइड डेटा उसमें जनरेट किया गया था कि पोल्यूशन से, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन यानी कि जो बाहर एयर पोल्यूशन है, और बायोमास जो कि घर में महिलाएं बायोमास का इस्तेमाल करती हैं, इन दोनों कारणों से कितनी मौतें होती। ये आईसीएमआर की स्टडी है। पर अब भारत सरकार पार्लियामेंट में कहती है कि नहीं, हम उस स्टडी से भी वो एक तरह से पल्ला झाड़ लेती। तो मतलब आप अगर ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई प्रॉब्लम है और हम उसको धीरे धीरे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो समझ में आता है। पर जब आप एक बार में ये कह देते हैं कि नहीं हमारे पास आंकड़ा नहीं है, तो लोगों के साथ ये एक मजाक है। लोग ऑलरेडी परेशान है और आप उस परेशानी का एक तरह से मजाक बना रहे हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी एक स्थिति है जी। और इसमें मैं एक जोड़ना चाहूँगा, ये 2017 से नहीं है, ये 2006 तक का हमने ट्रैक किया था। पार्लियामेंट में जब भी डिस्कशन हुए हैं, जी। एक कंसिस्टेंट रिप्लाई आता है कि वायु प्रदूषण का हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, लेकिन इससे कितनी मौतें होती हैं और कितना इम्पैक्ट होता है उसका कोई आंकड़ा भारत में नहीं है। ये 2006 से लेकर के अब तक का कंसिस्टेंट है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार अगर उस समय एक स्टडी, कोहोर्ट स्टडी
कमीशन करती तो 15-20 साल में एक बहुत ही अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो कि यूरोप और यूएस में की गई है आज से 50 साल पहले, वो हो सकती थी। लेकिन हमने कम से कम 20 साल उस चीज़ में गवा दिए इसको एक्नॉलेज करने में ही। और अभी पिछले 2-3 साल पहले एक स्टडी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर जो कोहोर्ट स्टडीज़ हैं वो स्टार्ट की गई हैं उस डेटाबेस को बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया का अब भी मानना है कि जो बाहर के विदेशों में जो पोल्यूशन होता है उसका जो उनके लोगों पर इम्पैक्ट होता है वो अलग है और भारत के लोगों पर अलग है, जो कि सच्चाई नहीं है। इंसानी जो शरीर है वो लगभग एक जैसा ही बना हुआ है। और जो प्रदूषण PM 2.5 की हम खासकर बात करते हैं वो एक नया प्रदूषक है। वो प्रदूषक जब से ये कंबशन, फॉसिल फ्यूल का कंबशन ज़्यादा बढ़ा पिछले 30 सालों में, तब ज़्यादा आया है। उन 30 सालों में ह्यूमन बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाई है, तो वो हमारे शरीर के काफ़ी अंदर तक, दिमाग तक, खून के थ्रू वो चला जाता है और हमारे शरीर के लगभग हर एक अंग को वो प्रभावित करता है। जबकि PM10 जो बड़ा पार्टिकल था वो पिछले कई सौ सालों में डस्ट पार्टिकल से आता था और नेचुरल उसके कारण थे, तो उसके साथ साथ हम इवॉल्व हो गए। हमारे नोस्ट्रिल हेयर। जब हम बात करते हैं सरकारों की, सरकारें पल्ला झाड़ लेती हैं कि हमारे पास डेटा नहीं है, पर उनके ये कहने से प्रभाव खत्म नहीं हो जाता है। हम पिछले लगभग 10 साल से, तो मेरा ही अनुभव है दिल्ली का, आते ही सरकारों की शुरू हो जाती है। राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराती है, चाहे बात वायु प्रदूषण की हो, यमुना के प्रदूषण की हो। पर हम जो बात हमने पहले की कि पूरे साल जो स्थिति रहती है उसमें कभी भी कोई चेतता नहीं है कि हाँ हमें इस वक्त प्रदूषण की बात करनी चाहिए। जब हम देखते हैं कि कोई कदम उठाने की ज़रूरत है, जैसे जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम जब GRAP लाया जाता है तो इसमें कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया जाएगा, इसमें आप निर्माण गतिविधियां रोक दे रहे हैं, आप व्हीकल्स के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ये जब सरकारें करती हैं तब वो क्या इस चीज़ को कहीं ना कहीं एडमिट कर रही हैं कि हाँ कोई तो प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए हमें कोई कुछ करना चाहिए। तो जो सरकारों की भूमिका है वो आप कहाँ पाते हैं? इतनी बड़ी हम कह रहे हैं कि हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन है, उसमें भले ही वो केंद्र सरकार हो, भले ही वो राज्य सरकार हो, इनकी क्या भूमिका रह गई है और नागरिकों के प्रति इनकी क्या जवाबदेही है इसे लेकर? जी, देखिए, इस बात से हम नकार नहीं सकते कि सरकारों को पता है वायु प्रदूषण से हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं और वो हम ये भी नहीं कह सकते वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें 2019 तक और 2017-18 में जब ग्रैप आया था शुरुआत में किसी फॉर्म में, उसके बाद से 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एक डॉक्यूमेंट आया था, एक रिपोर्ट आई थी विच वाज ए कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। इसका कोई लीगल मैंडेट नहीं था, बट सरकार के जो अलग अलग प्रोग्राम है वायु प्रदूषण कम करने के लिए उनको कंपाइल करके और एक रूपरेखा दी गई थी कि हम 2022 तक इतना प्रदूषण कम कर देंगे, 2026 तक इतना प्रदूषण। तो एक्नॉलेजमेंट है कि पोल्यूशन से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन उस एक्नॉलेजमेंट के साथ जो आप बातें कर रहे हैं, चाहे वो हम ग्रैप की बातें करते हैं या नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को ही एक ढांचे के रूप में देखते हैं, वो अनाउंसमेंट्स करने के लिए काफ़ी सही है। वो लोगों को मीडिया में दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए सरकार जागरूक है, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन आप देखिए कि जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो एक प्रिकॉशनरी स्टेप होता है, वो प्रीएम्प्टिव स्टेप होता है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले 3 दिन में कितना प्रदूषण होगा उसके आधार पर हम आज से ही ये एक्शंस ले सकते हैं और इनको फोर्स में आना चाहिए। जबकि आप इसी विंटर में देख लीजिए, काफ़ी बार हमने देखा है जब पॉल्यूशन ओवरशूट कर जाता है सीवियर कैटेगरी को, तब तक हम सिर्फ बातें ही कर रहे होते हैं कि हमें ये एक्शन लेने हैं नहीं लेने। और जब हम वो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन का स्टेज 2 स्टेज 3 अगर लगा भी देते हैं, उसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या दिल्ली में धरातल पर आपको वो बदलाव नज़र आते हैं एक ऐसे दिन में जहाँ ग्रैप नहीं लगा हुआ है या ग्रैप लगा हुआ है? क्या आपको दिल्ली में रहने वाले नागरिक होने के नाते वो नोटिफिकेशंस आते हैं, वो खबरें पहुंचती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, अगर आज ग्रैप लग गया तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, हम रेडियो पे सुनते हैं, FM पे सुनते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम हमें नज़र आता है इन चीज़ों का। तो ये कहना कि भारत सरकार, चाहे वो सेंटर में है या राज्य सरकारें, उनको एक्नॉलेजमेंट है कि वायु प्रदूषण हो रहा है, उससे हेल्थ इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, और उनको ये भी नज़र आता है कि कम से कम 2015 से 2019 के बीच में जो जागरूकता लोगों में बढ़ी है, जो रोल मीडिया ने निभाया है, जो रिसर्चर्स जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च निकल कर आ रहा है, वो अब बिना रिएक्शन किए सरकार नहीं बैठ सकती थी उसके बाद। तो उसके बाद रिएक्शंस काफ़ी हुए हैं, लेकिन उन रिएक्शंस का एक्चुअल इमिशन रिडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है
वो थोड़ा सा उस पर बातें होनी चाहिए। और हम ये भी नहीं कह सकते कि रिडक्शन नहीं हुआ, रिडक्शन हुआ है, लेकिन जो गंभीरता, जो जो इमरजेंसी हम देख रहे हैं उसको जिस तरीके से रेस्पॉन्ड करना चाहिए, वो रिएक्शन उतना तेजी से या उस गंभीरता से नहीं आ पा रहा है, और इस वजह से हम साल दर साल प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। यही सवाल मेरा आपसे है, जब ये हम कहते हैं कि सरकारें क्या करें, तो क्या आपने भी कोई इम्पैक्ट देखा है कि हाँ सरकारों ने एक्नॉलेज किया है और प्रदूषण को लेकर जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनके लिए कुछ सरकार ने किया हो? देखिए, इन्होंने जो कहा कि ग्रैप आया और लोगों को बता दिया गया कि अब गाड़ियाँ ऐसे ऑड इवन होगा या ये होगा। सरकार कहती है कि हम हर साल ग्रीन रूम बनाते हैं। एक तो ये ग्रीन रूम टर्मिनोलॉजी बड़ी अजीब है। अब तो हम रेड अलर्ट वाली स्थिति में आ गए, तो इसको रेड रूम कह दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर कम से कम अब आप देखेंगे कि डॉक्टर्स के ओपीडी क्लिनिक्स बढ़े, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स वहाँ है। कम से कम सरकार अगर इतनी अवेयरनेस भी फैला दे, क्योंकि लोगों को पता है कि मास्क लगाने पर लोगों को ये नहीं पता कि कौन से मास्क लगाने हैं। लोग कपड़े का मास्क पहन लेंगे और उनसे सोचेंगे कि हम बच गए, या सर्जिकल मास्क जो आते हैं। इस पोल्यूशन में एक मास्क जो बहुत हद तक काम कर सकता है, पूरा 100% नहीं पर फिर भी, वो है N95 मास्क। N95 मास्क एक एक यूजली एक वाइट कलर का मास्क होता है जिसमें नोज पिन होता है। वही एकमात्र मास्क है जो बहुत एक्सटेंट तक काम कर सकता है और कोई मास्क काम नहीं करता है। अब सरकार इस पे अवेयरनेस क्यों नहीं करा सकती? जी। एक तो ये, और दूसरा ये कि अगर कोविड के टाइम पे सरकार ने बोला मास्क लगाइए मास्क लगाइए, तो कम से कम अब भी बता दे मास्क लगाइए। कोई मैंडेटरी कर दिया जाए, अनिवार्य कोई नियम नहीं। मैंडेट, मास्क मैंडेट थोड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं, तो मास्क मैंडेट के बारे में हम नहीं यहाँ से बोलेंगे, पर कम से कम अवेयरनेस तो फैला दें। अभी आपको कितने लोग सड़क पे मास्क पहने हुए दिखते हैं और कितने लोग N95 पहने हुए दिखते हैं, बहुत इक्का दुक्का दिखेंगे। कम से कम इतनी अवेयरनेस फैला दे। अब N95 मास्क थोड़े महंगे होते हैं, मतलब हम लोग, मेरा अगला सवाल था कि क्या वो हर कोई अफोर्ड कर सकता एग्जैक्टली है? तो वो ऐसा अवेयरनेस फैलाना जो रियलिस्टिक नहीं है, उसका भी कोई खास मतलब नहीं। जी। तो मतलब ये एक मतलब ये एक थोड़ा सा इमेजिनेशन ही है कि क्या N95 मास्क मास स्केल पे हेल्थ सेंटर्स पे गवर्नमेंट बंटवा सकती है, जो इतना बाकी या कम दामों में उपलब्ध करा सकती है। अब इतने जो अब बाकी खर्चे करते हैं, स्प्रिंकलर और ये और वो, ग्रीन रूम रेड रूम जो भी आप बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका तो कोई असर फिलहाल तो हो नहीं रहा। तो कम से कम एज एन असाइड आप मास्क ही कम रेट में उपलब्ध करा दीजिए लोगों में, कुछ तो लोग बचेंगे। अब आप देखिएगा कि एजमा पम्प्स, उसकी सेल आसमान छूने लगती है, नेबुलाइजर्स की सेल आसमान छूने लगती है, कफ सिरप, वो लोगों पर जो उसका प्रभाव फाइनेंशियल पड़ता है, कम से कम उसको सरकार कम करा सकती है। ओपीडी क्लिनिक सरकार ज़्यादा खुलवा सकती है। तो स्वास्थ्य के हिसाब से ये इमीडिएट इंटरवेंशन से सरकार ले सकती है। क्या ये बहुत मुश्किल है? कम से कम कोविड के टाइम तो दिखा ये इतना मुश्किल नहीं है। अब कोविड जैसी इमरजेंसी, इसको नहीं मानना लोग चाहते हैं, हालांकि हम उसी तरफ कभी कभी बढ़ जाते हैं, पर ये कुछ ऐसे इमीडिएट इंटरवेंशन है जो शायद लिए जा सकते हैं। पता नहीं सरकारों के ऑफिशियल्स के बीच इस पे बात होती भी है या नहीं होती, हम नहीं जानते, पर इस पर सोचना जरूर चाहिए सरकारों को कि वो नई पोल्यूशन कम कर पा रहे तो कम से कम इमीडिएट इंटरवेंशन तो करे, जिससे लोगों को थोड़ी जिससे राहत लोग बच मिले। सके। और जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है। जिस तरह से आपने बताया N95, मुझे लगता है कि हम अगर जहाँ जिस जगह हम लोग बैठे हैं दिल्ली के जिस हिस्से में, इस हिस्से के मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबिलिटी ही नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल जबकि नहीं। ये सो कॉल्ड पॉश इलाका कहा जाता है, ये बाकी रिलेटिवली जो बाकी इलाके हैं दिल्ली के, जो उनसे हमें लगता है कि नहीं यहाँ चीज़ें ज़्यादा उपलब्ध होंगी, पर ये मेरा निजी अनुभव रहा है कि यहाँ पर N95 नहीं, यहाँ सिर्फ सर्जिकल मास्क हमें मिल रहे थे। एक चीज और, एयर प्यूरिफायर, इनको बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है। एयर प्यूरिफायर कितना बड़ा होगा वो एक रूम के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और हर एयर प्यूरिफायर की अपनी एक हैंडलिंग कैपेसिटी होती है। मान लीजिए बड़ा सा कमरा है, उसमें एक आप छोटा एयर प्यूरिफायर लगा देंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़ीरो है, वो खाली आपको देखने में अच्छा लग सकता है। अब मान लीजिए आपने बड़ा एयर प्यूरिफायर भी लगा दिया कमरे के हिसाब से, पर अब अपने आप को हाउस अरेस्ट में तो नहीं रखेंगे, फिर बाहर जाएंगे, फिर वही जहरीली हवा, तो आपको लगेगा थोड़े से देर के लिए ले रहे हैं, पर जहर तो जहर है ना, थोड़ी देर के लिए भी आप जहर ले रहे हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इसलिए एक तो ये जो एयर प्यूरिफायर्स की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, आप अवेयरनेस ही कम से कम फैला दीजिए। मैं नहीं कह रहे कि उस इंडस्ट्री को बंद कर दीजिए, पर आप लोगों को
एक ऑप्टिमम चॉइसेस जो साइंटिफिकली ठीक है बताइए तो सही, उसके बाद लोग अपनी चॉइस के हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हैं। जी, बात हो गई सरकार की, बात आती है कोर्ट की। जैसे ही ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, हमें दिखता है कोर्ट कोई ना कोई कमेंट करता है। उस कमेंट के साथ सीधा हम सुनते हैं कि पटाखों पर बैन लगा दो, पराली पर बैन लगा दो, गाड़ियां चलाने पर बैन लगा दो। ये जो हर चीज़ प्रदूषण से बचने के लिए हर चीज़ पर बैन लगाना जो है, ये प्रवृत्ति क्या इस प्रदूषण की जो स्थिति है इस पर कोई भी असर डाल रही है? देखिए, जब एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग फेल होता है वहाँ पर कोर्ट का इंटरवेंशन आता है। और अगर हम पिछले इंडिया का तो हिस्ट्री उठा कर के देखते हैं तो ज़्यादातर जो एडवांसमेंट्स इन एयर पोल्यूशन स्पेस हुआ है, अगर थोड़ा बहुत हुआ है तो वो कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से हुआ है। इसका एक बहुत सीधा सा मायना है कि हमारी सरकारें फेल हुई हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ है एयर पोल्यूशन को कम करने में। और जब वो फेल होते हैं तो ये नी जर्क रिएक्शंस आते हैं, जिसमें से कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। तो कोर्ट का इंटरवेंशन होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना बहुत सारी चीज़ें नहीं मूव हो रही। लेकिन कोर्ट के इंटरवेंशन होने का मतलब ये है कि हमारी सरकारें फेल हो गई हैं, और ये काफ़ी दयनीय है। हमारी सरकारों को चाहिए कि जो कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमेटिक तरीके से पूरे साल भर हर सेक्टर से पोल्यूशन को कम करें, ताकि ऐसे कोर्ट इंटरवेंशंस की ज़रूरत ही ना पड़े। एक एग्जांपल है, अगर ओड इवन या ट्रांसपोर्ट सेक्टर का पोल्यूशन ज़्यादा है, तो जब हम ऐसी गंभीर समस्या स्थिति में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके इस सेक्टर का पोल्यूशन ज़्यादा है, आप यहाँ से पोल्यूशन कम करने के लिए क्या करें, आप गाड़ियाँ चलाना बंद कर दीजिए। लेकिन उसके विपरीत अगर साल भर हम मेट्रो कनेक्टिविटी अच्छी दें, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मेट्रो स्टेशन से घरों तक की कनेक्टिविटी फीडर के थ्रू या बस सर्विसेज के थ्रू दें। यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर हम थोड़ा सा निवेश करें। जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, लोगों के बहुत सारे लोग 2 किलोमीटर अगर साइकिल चला के जाना चाहते हैं, नहीं है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास। हमें साइकिल लेके अगर घर दिल्ली से में निकलते पैदल हैं तो चलने का डर इंफ्रास्ट्रक्चर लगता नहीं है, है। डर लगता है जी। कि पीछे से कोई गाड़ी आएगी और हम तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे सिस्टम्स में इन्वेस्ट करें साल दर साल, ताकि हमें वो इमरजेंसी मेजर्स लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर हम वहाँ फेल होते हैं तो इमरजेंसी मेजर्स आएंगे, और उसमें से बहुत बार क्या होता है, जब इमरजेंसी मेजर्स किक इन करते हैं वो कई बार नैरेटिव को भी काफ़ी गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं और समाधानों को भी जी, काफ़ी गलत जैसे डायरेक्शन। पराली का है, पराली के लिए जब अभी पिछले महीने जब सुनवाई हो रही है तब आप कहते हैं कि फाइन बढ़ा दीजिए। पर क्या फाइन बढ़ा देना, और पराली का हम भी जानते हैं कि पराली कुछ दिनों के लिए होती है, कुछ हफ्तों के लिए होती है। तो क्या हमारे पास जो विकल्प हैं वो क्या अफोर्डेबल विकल्प हैं, जो लोग, जो किसान, और क्या उनकी जो पेनल्टी हम दे रहे हैं, जुर्माना जो, क्या उनसे कोई हमें रिजल्ट भी मिल रहा है? कोई परिणाम तो नहीं दिखाई पड़ता अगर जुर्माना भी बढ़ गया तो? देखिए, ये सारी चीज़ें, अगर आप एक किसान 1 एकड़ ज़मीन से 1 लाख रुपए कमा रहा है पैडी कल्टीवेशन करके, क्या उसके पास ऐसा अल्टरनेटिव है? अगर वो राइस से किसी और क्रॉप पर शिफ्ट होना चाहता है, इतना ही इनकम वो दूसरी क्रॉप से जनरेट कर सकता है? मुझे नहीं लगता। आज हमारा एमएसपी मैकेनिज्म है हमारे पास काफ़ी क्रॉप्स का, लेकिन उतनी आमदनी ले पाना हर किसान के लिए संभव नहीं है। तो इस वजह से वो अल्टरनेट क्रॉप्स पर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। दूसरा, अगर आप मशीनें उनको यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, वो मशीनें, वो अगर इस सीज़न के लिए मशीन खरीद लें, एक 70,000 की 1 लाख रुपए की मशीन, सिर्फ 5 दिन प्रयोग करें और 360 दिन उसको खड़ा रखें, वो ज़मीन भी उनकी यूसेज हो जाएगा, वो किसी और काम नहीं आ पाएगा, और वो इंस्ट्रूमेंट उनके लिए यूजलेस है। क्यों वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे एक चीज़ के लिए जो 5 दिन यूज़ करें? तो इसलिए उन मशीनों का पंचायत के थ्रू, ग्राम सभा के थ्रू अगर अवेलेबिलिटी अच्छे से किया जाए तो वो कर सकते हैं। दूसरा, उस आजकल बायोफ्यूल बना करके पावर प्लांट्स में या अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इथेनॉल बनाने के लिए यूजेस होता है। वो पिछले सालों के मुकाबले बढ़ा है, लेकिन अभी भी उस लेवल पर नहीं आया कि वो पूरा पैडी को एक अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से यूज कर सके। दूसरा, जो फाइन की बात आई ना, ये भी एक काफ़ी गंभीर विषय है कि जब पीपल सेंट्रिक आप एक्शन लेते हैं ना, चाहे वो लोगों के ऊपर चालान लगाना हो, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, आप ये गाड़ी लेकर निकले तो आपके ऊपर चालान लग जाएगा। फार्मर्स, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा, आपने अगर आग लगाई तो ये फाइन लग जाएगा, इसको डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, वो सारी चीज़ें। लेकिन उसके विपरीत अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रीज़ को, बड़े बड़े पावर प्लांट्स को, वहाँ पर आपको नज़र आएगा पिछले 10 साल से कोई पॉलिसी पोल्यूशन कम करने के लिए पावर सेक्टर के लिए है। उसकी पहली डेडलाइन 2017 थी, फिर 2019 थी, फिर 2021 थी, फिर 2022 थी, फिर 2024 थी, अब 2026 तक उसको एक्सटेंड कर दिया। एवरी टाइम, हर बार जब उनको डेडलाइन दी जाती है
वो डेडलाइन को कंप्लाई नहीं करते, रादर देन पेनलाइजेशन उनको एक एक्सटेंशन दे दिया जाता है, या फिर यानी उनके कि लिए जुर्माना सरकार ही केवल एक वर्ग के लिए, दूसरे वर्ग के लिए जुर्माना भी काम नहीं कर रहा है। जो जो जहाँ पॉल्यूशन सोर्सेज, जो कंसंट्रेटेड पॉल्यूशन सोर्सेज जो जी। पावरफुल हैं, उनके ऊपर नहीं है। लेकिन जब आपको नैरेटिव बनाने के लिए लाखों लोगों को कहना है कि आपके ऊपर जुर्माना लगेगा या आप ये मत करिए, वैसे एक्शन बहुत विजिबल भी दिखते हैं और वो लिए भी यानी जाते कि हैं। राजनीति ज्यादा हो रही है और कॉन्क्रीट काम जो है वो हमें नहीं दिख रहा है कि कंक्रीट काम में हमें उतनी इच्छा शक्ति नजर नहीं आ रही है जितनी हमें सिर्फ नैरेटिव बनाने में नजर आ रही है। सबको पता है अगर हमें लाखों लोगों के माइंडसेट को चेंज करना, उसमें कुछ साल लगेंगे। जी। और जब तक वो सब लोग नहीं समझ जाते, पोल्यूशन होता रहेगा और हमें एक कारण मिलता है कि हम तो करने के लिए तैयार हैं लेकिन आप ही लोग नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसी सेक्टर्स और कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और और प्राइवेट कंपनीज के डायरेक्टेड एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट से कुछ ही महीनों में पोल्यूशन लेवल को काफ़ी कम किया जा सकता है उनके इमिशन से। और दिल्ली की बात करें तो अभी पिछले एक हफ्ते में 20 से 30% पराली का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पूरे साल भर आप देखेंगे तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है बहुत बड़ा पोल्यूशन का कंट्रीब्यूटर है दिल्ली में। जो पावर सेक्टर, जो हरियाणा और पंजाब प्लांट्स में हैं। पावर प्लांट्स लगे हैं जी। वो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। जो इंडस्ट्रीज दिल्ली एनसीआर के आसपास लगी हुई हैं वो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो उनकी बातें क्यों नहीं हो रही है? पराली जी। को कम करना है, फायर क्रैकर्स को कम करना है बजाने से, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये बड़े जो पोल्यूटर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर्स हैं उनको इन लोगों के छुपने के पीछे छुपने नहीं देना चाहिए। इन पर जी। बातें होनी चाहिए। जी, ये सवाल मेरा बनजोत आपसे, और ये सवाल मैं आपसे भी करूंगी कि ये जो AQI बढ़ता है, इसके हिसाब से क्या स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं, घटती हैं या कांस्टेंट रहती हैं? हमने कहा कि AQI 50 होना चाहिए, ठीक है, 100 हुआ तो ये समस्या आएगी, इससे आगे बढ़ा तो ये समस्या आएगी। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या प्रभाव पड़ रहा है जो इंसानी शरीर है उस पर, और ख़ास तौर पर अगर कोई बीमारी या कोई कंडीशन हमारी बॉडी में पहले से एग्जिस्ट करती है? देखिए वो 100 पे कितना, 50 पे कितना, 300 पे कितना, ये शायद वो बेहतर बता पाए, पर एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसे लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट्स बोलते हैं, वो हमें कुछ तो पता है, लंग्स इम्पैक्ट हो गए, ये हो गया। पर क्या ये लोग समझ पाते हैं कि जो एक प्रेग्नेंट महिला है वो जब लगातार पोल्यूटेड हवा में सांस ले रही है तो ब्लड के थ्रू वो पोल्यूशन उस फीटस में जा रहा है, जो बच्चा अभी जन्म भी नहीं लिया है। जब उस बच्चे का जन्म होता है उसमें इतना तब तक पोल्यूशन जा चुका होता है कि वो अपने जन्म के कुछ घंटों के ही बीच लगभग समझिए कि 12 से 15 सिगरेट्स का कंजम्पशन कर चुका है। अब एक नन्हा बच्चा जिसको जन्म लिए कुछ घंटे हुए हैं, अगर वो 15 सिगरेट्स कंजम्पशन कर चुका है तो आप समझिए कि उसके लंग्स का क्या हाल होगा। फिर हम कहते हैं कि बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं, पसलियाँ वो चलने लगती, वो इसीलिए होता है। जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि पहले वो जो काले लंग्स होते थे ना, वो खाली एडल्ट्स में देखने को मिलते हैं। अब वो बच्चे जो ना तो डायरेक्टली सिगरेट पी रहे, कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनमें भी जन्म के साथ ही वो काले लंग्स दिखते हैं। बच्चों में ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होने के कारण जब वो बड़े होते हैं तो उनमें कई तरह के प्रभाव दिखते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अरे बच्चा हाइपर एक्टिव हो गया, ये हो गया, वो ब्रेन के इन्फ्लेमेशन के कई कारण तरीके होता के है। डिसऑर्डर्स राइट। दिखने। तो ये इसके अलावा जो क्रैकर्स की बात, क्रैकर्स का ये कम हो सकता है कंट्रीब्यूशन, पर एक स्टडी चल रही है भारत में ही जो अभी पूरी नहीं हुई है, पर जिससे ये निकल के आया है कि क्रैकर्स में हेवी मेटल्स होते हैं। तो अगर किसी इंसान की या प्रेग्नेंट महिला की में हेवी मेटल्स देखने हैं, दिवाली के 2 दिन पहले देखेंगे और दिवाली के 2 दिन बाद देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। तो वो हेवी मेटल्स का कंजम्पशन डायरेक्टली अगर सोचिए वो प्रेग्नेंट महिला कर रही है और उस छोटी फीटस में अगर वो हेवी मेटल्स जा रहे हैं तो हम लगभग उनकी आगे आने वाली 30-40 साल सब कुछ इम्पैक्ट कर देते हैं। तो वो जो इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स है ना, वो टिप टू टो है, बस हमें वो दिख नहीं रहे। ये इनविजिबल और विजिबल की बात कर रही थी, ये सब इनविजिबल इम्पैक्ट्स हैं, जी। वो हमें नहीं दिख रहे हैं, और यही इस चीज़ का सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। जी, जो AQI वाला सवाल है कि क्या 100 पे हम कह रहे हैं कि सीवियर है, पुअर है, वेरी पुअर है, क्या इसी तरह से हमारी स्वास्थ्य समस्याएं भी आगे बढ़ रही हैं या उनके ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, एक तो ये जो नंबर्स हैं अलग अलग, जो स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग नंबर्स की बात करें। अगर आप रिसर्चर्स की, एनालिस्ट की बात करेंगे तो वो कंसंट्रेशन की फॉर्म में बात करते हैं, और जो AQI है वो कंसंट्रेशन से ड्राइव्ड होती है। तो अगर PM2.5 30 माइक्रोग्राम है तो AQI 50 होगा, अगर PM2.5 300 है तो AQI 500 से ऊपर होगा।
तो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो कहते हैं कि 5 माइक्रोग्राम पर भी हमारे शरीर पर वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। PM2.5 अगर 5 माइक्रोग्राम है तब भी पड़ता है, लेकिन उससे हम ज़्यादा कम करेंगे तो इकोनॉमिक कॉस्ट उसका ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम 5 माइक्रोग्राम को सेफ़ मानते हैं। भारत सरकार, जैसे पहले बात हुई, उसको कहता है कि 40 माइक्रोग्राम हम सेफ़ मानते हैं, क्योंकि उससे कम कर सकते हैं लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट ज़्यादा, और वो 2009 में किया था, अभी उसका रिवीजन चल रहा है। उम्मीद है कि वो घट करके 25 की तरफ आगे बढ़े। आता है। हम अगर वैसा होना चाहिए, क्योंकि पिछले 10-15 साल में वायु प्रदूषण में काफ़ी रिसर्च बढ़ी। तो जब हम वायु प्रदूषण के प्रभाव की बात करते हैं तो ये एक सिग्मोइडल कर्व को फॉलो करता है, जो इम्पैक्ट होता है एयर पोल्यूशन का। इसका मतलब ये है कि जब काफ़ी लो कंसंट्रेशन होती है 0 माइक्रोग्राम से 5 माइक्रोग्राम तक, तो हेल्थ इम्पैक्ट्स काफ़ी कम गति से बढ़ते हैं उस कंसंट्रेशन में, अगर 0 से 5 की तरफ जा रहा जी। है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो 10 माइक्रोग्राम से लेकर के लगभग 80-100 माइक्रोग्राम तक वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। 1 माइक्रोग्राम अगर एक्सपोजर बढ़ा तो हेल्थ इम्पैक्ट लगभग डबल उतनी हो तेजी से जाएंगे, बढ़ रहा है। उतनी तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन एक कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड आने के बाद वो जो गति से, जितनी गति से लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट्स बढ़ते हैं, उनकी गति कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट्स तो 40 माइक्रोग्राम, 60 माइक्रोग्राम, 80 माइक्रोग्राम पे हमें काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और उतने पे उसका मतलब है कि आने वाले सालों में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कम्प्रोमाइज़ है, हमारा हार्ट कम्प्रोमाइज़ है, हमारा ब्रेन कम्प्रोमाइज़ है, और हमारी लिटरली एवरी एक्टिविटी जो हम करते हैं वो कम्प्रोमाइज़ है। ऐसी ऐसी रिसर्च है कि हमारी सिंपल मैथमेटिक्स करने की, कैलकुलेशंस करने की क्षमता तक कम हो जाती है। प्रभावित हो रही है। लेकिन होता क्या है कि जब ये AQI अगर 400-500 हो जाता है, या PM2.5 250-300 हो जाता है, तो उस समय ये सीवियर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, जिससे कि जो इमीडिएट हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो एस्थमा केस विजिट्स हैं हॉस्पिटल्स में, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ या एस्थमा पहले से है, उनको ये लगभग सर्टेन है कि हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। बहुत सारों को एडमिट भी होना पड़ता है। जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ की OPD है, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाकर के बात कर लीजिए, जिस समय अगर PM2.5 कंसंट्रेशन 200 माइक्रोग्राम के ऊपर जाती है, तो आपको वहाँ पर भीड़ नज़र आने लग जाती है। बहुत सारे डॉक्टर्स अभी पिछले कुछ समय में मीडिया में भी आए हैं, उन्होंने कहा कि हम 15 से 20% लगभग हर रोज़ राइज देख रहे हैं, जो OPD केसेज आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो लोअर कंसंट्रेशन पर ही हेल्थ इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और जैसे जैसे वो लोअर से थोड़े से बढ़ते हैं तो वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन एक थ्रेशोल्ड आता है जिसके बाद लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट्स तो हो ही चुके हैं जितने आपको होने हैं, उसके बाद उसकी गति थोड़ी कम होती है, लेकिन इमीडिएट हेल्थ इमीडिएट इम्पैक्ट्स ज़्यादा काफ़ी परेशानियां ज़्यादा शुरू हो जाती बढ़ जाते हैं। और जो आप हेल्थ कॉस्ट की बात कर रहे थे कि एक गरीब इंसान अगर मेहनत मजदूरी डेली लेबर का काम कर रहा है, वो 500 रुपये डेली कमा रहा है, एक तो उनको पूरा महीना भर काम मिलता नहीं है, जी। 15 से 20 दिन उनको काम मिलेगा इसका, और उस 15 से 20 दिन में अगर उसके घर में 5 सदस्य हैं, वो इस वायु प्रदूषण में महीने में 5 दिन भी उनको अस्पताल में जाना पड़ जाता, आने जाने का खर्चा, डॉक्टर की फीस, दवाइयों की फीस, तो उसकी लगभग 3 से 4 दिन की वो आमदनी वहाँ चली जाती है, जो कि जी। बच्चों की पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, बाकी स्वास्थ्य के सुविधाओं लिए के लिए यूज हो सकती थी। तो ये कॉस्ट है ना तो कोई सरकार दे रही है आज तक, ना कोई कंपनी दे रही है, और ये हार्ड अर्न मनी लोगों की जा रही है। सो जो एक्शन लेने की कॉस्ट है ना, जो एक पावर प्लांट से पोल्यूशन कम करना है, या ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हमें नई बसें लानी है, नई मेट्रो लानी है, नए NMT बनाने हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है इस कॉस्ट से, जो कि हमारे लोगों को अपनी जो जेब आम से देना आदमी पड़ रहा जेब से है। दे रहा है। और ये सिर्फ जेब से नहीं जा रहा, अगर आप और मैं बीमार हैं तो हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपने देश के, अपने राज्य की डेवलपमेंट के लिए उस क्षमता से कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएंगे। जो वेलफेयर लॉस कॉस्ट हो रहा है टू द स्टेट, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो जी। इसलिए हमारा वायु प्रदूषण को कम करने का कॉस्ट इज नेग्लिजिबल अगेंस्ट द डैमेज which is एयर happening to पोल्यूशन। the health and economy of our region. एक छोटा सा सवाल है, हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, क्या मानसिक स्वास्थ्य पर भी कोई असर कर रहा है इस तरीके का प्रदूषण? बिल्कुल कर रहा है। साइंस अलग अलग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की बात करता है जो कि एयर पोल्यूशन के कारण होते हैं। कई सारे न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके कारण फिर वो मेंटल हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं। पर अगर आप एक कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कीजिए कि अगर आपको कह दिया गया कि पूरा दिन घर में रहना है, हाउस अरेस्ट में रहना है, दरवाज़ा बंद करके रहना है, आप अपने पार्क में टहलने नहीं जा सकते, बच्चों को क्या आप दिन भर अपने घर में कन्फाइंड रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो ऑब्वियसली इससे जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के एग्जिस्टिंग मरीज हैं, उनका वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का लेवल बढ़ता है।
पर जो इस डिप्रेशन और एंजाइटी से नहीं भी जूझ रहे हैं, उनको भी अगर आप दिन भर घर में रहने के लिए, क्योंकि कोविड के दौरान हमने देखा जी, क्या हुआ लॉकडाउन कि में लोग हुआ था। लॉकडाउन में दिन भर घर में रहे तो लोगों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई। तो यहाँ भी तो एक तरह से यही स्थिति है कि आप दिन भर घर में रहिए, तो ये बड़ा ऑब्वियस है समझना कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इसको फॉलो करते ही करते हैं। और वो सिर्फ बढ़ाना और फॉलो करना ही नहीं, वायु प्रदूषण से आपका हाइपरटेंशन, एंजाइटी सब कुछ बढ़ता है, वो ये इसको कोज भी करता है। जी, एक आखिरी सवाल आप दोनों से कि क्या सुरक्षा उपाय हो सकते हैं? सरकारों का इंटरवेंशन इतना कम है, पर बतौर नागरिक हम क्या कर सकते हैं? क्या हो सकता है हमारा कंट्रीब्यूशन इस प्रदूषण को नियंत्रित करने में या इससे बचाव में? देखिए, बतौर नागरिक हमारी भूमिका एक्चुअली ज़्यादा है नहीं। और इफ़ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, हमारी भूमिका यहाँ तक जरूर है कि अगर आप हमें पता है कि पटाखे नहीं चलाने, सामने गड्ढा है, हम उसमें जानबूझ के जाके नहीं गिरेंगे, पर पटाखे उस गड्ढे की तरह और हम उस गड्ढे में बड़े शौक से जाके गिर रहे हैं। कभी कोई त्यौहार दशहरे के 3-4 दिन पहले शुरू हो जाता है और ये न्यू ईयर तक रहता है, यही तबाही रहती है। तो वहाँ हमारा इंटरवेंशन हो सकता है। दूसरा ये कि अगर हमें पता है मास्क पहन के जाना, और कम से कम अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो आप ज़रूर N95 मास्क खरीदें और उसको पहनें। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आप घर में बंद रहें, पर जितना हो सके आप उस एक्सपोजर से बचें। जो आपको मार्केट सिखाता है कि एयर प्यूरीफायर लेके और ये सब कीजिए, एयर प्यूरीफायर्स का रोल बहुत लिमिटेड है। तो ये जो बेसिक जानकारी है, कम से कम जितना हमें पता है उतना तो ज़रूर करें। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि अब सबको हेल्थ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि दिस इज़ अनदर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, तो सरकार इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह क्यों नहीं ट्रीट करती? सरकार नहीं करेगी। सरकार इसलिए नहीं करेगी क्योंकि लोगों में ही तो वो इमरजेंसी जैसा आपको कुछ इम्पैक्ट दिखेगा नहीं। अगर लोगों में ये भाव होता कि हाँ ये इमरजेंसी है, तो लोग वो आपको उसके कमेंसुरेट स्टेप्स लेते हुए दिखते। जब लोग ही नहीं दिखते हैं, सरकार को यही लगता है कि लोग ही नहीं परेशान हो रहे हैं, तो सरकारों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि जिससे वोट भी नहीं मिलेगा उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो अगर लोग अपना इंटरवेंशन बढ़ा देंगे तो शायद वो एक प्रेशर फैक्टर की तरह काम करेगा, जिससे न सिर्फ लोग खुद बचेंगे बल्कि सरकारें भी कुछ ज़्यादा कंक्रीट करने के लिए मजबूर होंगी। यानी नागरिकों को कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा और जवाबदेही मांगनी पड़ेगी कि हम इस सिचुएशन में आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। Right. हम ये उम्मीद करेंगे कि नागरिकों को ये बात समझ में आए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. नमस्कार।